India Legal presents Courts Roundup. कोर्ट से जुड़ी खबरें अब विस्तार से। दिल्ली विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की एक महत्वपूर्ण याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने डीईआरसी के चेयरमैन की नियुक्ति को चुनौती दिए जाने के मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मामले की सुनवाई अब अगले मंगलवार को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंगलवार या 11 जुलाई को अगली सुनवाई होने तक डीईआरसी के केंद्र सरकार से नियुक्त चेयरमैन शपथ नहीं लेंगे। दिल्ली सरकार के डीईआरसी के नए अध्यक्ष की नियुक्ति के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के मामले पर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने मामले की सुनवाई की। दिल्ली के डीईआरसी चेयरमैन के शपथ को लेकर उपराज्यपाल वीके सक्सेना को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने अगले मंगलवार तक नियुक्त किए गए नए चेयरमैन की शपथ पर रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि हम मुख्यमंत्री को डीईआरसी चेयरमैन की शपथ कराने के लिए नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये संवैधानिक मामला है। मामला डीईआरसी चेयरमैन के शपथ ग्रहण को लेकर है। एक ओर दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी के बार बार अनुरोध पर भी राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए नए चेयरमैन का शपथ ग्रहण नहीं करवा रही हैं। वहीं दूसरी ओर आपकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नए चेयरमैन की शपथ पर अगली 11 जुलाई तक रोक लगा दी है। वहीं अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि डीईआरसी चेयरमैन की नियुक्ति का अधिकार दिल्ली सरकार का है या उपराज्यपाल का। वहीं कोर्ट ने एलजी को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। शीर्ष अदालत अब इस मामले में 11 जुलाई को सुनवाई करेगी। इससे पहले डीईआरसी चेयरमैन के शपथ ग्रहण के लिए सोमवार यानी 3 जुलाई की तारीख तय की गई थी, जिसे ऊर्जा मंत्री आतिशी ने ये कहकर टाल दिया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने शपथ ग्रहण की नई तारीख 6 जुलाई घोषित की और इस बीच सोमवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया कि वो 4 जुलाई को पहले आइटम के तौर पर इस मसले की सुनवाई करेगा। जैसे ही सुनवाई का समय और तारीख तय हुआ, वैसे ही दिल्ली के उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक चिट्ठी लिखी। उन्होंने सीएम केजरीवाल को सलाह देते हुए कहा कि मंगलवार को ये सुनिश्चित किया जाए कि मंगलवार सुबह 10 बजे तक नए डीईआरसी चेयरमैन की शपथ कराई जाए। अगर किसी वजह से वो ऐसा करने में असमर्थ हैं, तो उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शपथ दिलवाई जा सकती है। दूसरा सुझाव उपराज्यपाल ने ये दिया है कि आतिशी की अनुपस्थिति में किसी और मंत्री को चार्ज देकर शपथ ग्रहण की विधि पूरी करवाई जा सकती है। सबसे रोचक तीसरी सलाह है, जहां ये कहा गया है कि अगर ये दोनों परिस्थितियां ना हुई तो फिर मुख्य सचिव शपथ दिलवा सकते हैं। तो कुल मिलाकर बड़ा सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई से पहले शपथ ग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, और अगर ऐसा होता है तो फिर कोर्ट के सामने क्या विकल्प सीमित होंगे। पूरा विवाद मई के तीसरे हफ्ते में शुरू हुआ, जब एक नोटिफिकेशन करके राष्ट्रपति ने नई डीईआरसी चेयरमैन की नियुक्ति नए अध्यादेश के तहत कर दी। नए अध्यादेश के प्रावधान 45D में इस बात का प्रोविजन है कि उपराज्यपाल की अनुशंसा पर किसी भी बोर्ड, आयोग या ऐसी किसी बॉडी में नियुक्तियां राष्ट्रपति गजट नोटिफिकेशन से कर सकते हैं। तब से ही शपथ ग्रहण की प्रक्रिया में टाल मटोल चल रहा है और अब स्थिति ऐसी आ गई है कि शपथ ग्रहण नहीं हुआ है और सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट। और उधर करीब 4 साल पहले अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संविधान पीठ 11 जुलाई को सुनवाई करेगी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली इस पीठ में जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ 11 जुलाई 2023 को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए तैयार है।
इस मामले की सुनवाई करने वाली पीठ में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एस.के. कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी.आर. गवाई और जस्टिस सूर्यकांत शामिल है। याचिकाएं 2 मार्च 2020 के बाद पहली बार सूचीबद्ध की जा रही है। अनुच्छेद 370 मामलों पर सुनवाई अगस्त 2019 में केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के लगभग 4 महीने बाद दिसंबर 2019 में 5 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष शुरू हुई। मामले में एक प्रारंभिक मुद्दा उठा कि क्या प्रेमनाथ कौल और संपत प्रकाश के मामले में सुप्रीम कोर्ट की 2 समन्वय पीठों द्वारा व्यक्त की गई राय में कथित मतभेद के संदर्भ में मामला 7 न्यायाधीशों की पीठ को संदर्भित किया जाना आवश्यक है। 2 मार्च 2020 के एक फैसले में संविधान पीठ ने कहा कि मामले को बड़ी पीठ को सौंपने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये मामला अब तक दोबारा सूचीबद्ध नहीं हुआ है। अप्रैल 2022 में जब मामले को सूचीबद्ध करने की मांग की गई, तो तत्कालीन सीजेआई एन.वी. रमन्ना ने कुछ भी स्पष्ट व्यक्त नहीं किया था। सितंबर 2022 में तत्कालीन सीजेआई यू ललित ने याचिकाओं को सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई थी। उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद इस मामले को वर्तमान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष 2 अलग-अलग अवसरों पर फिर से उल्लेख किया गया, जिन्होंने मामले को सूचीबद्ध करने पर अपना सुझाव व्यक्त किया था। संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली 20 से अधिक याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जिसके परिणाम स्वरूप जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द कर दिया गया था। पूर्ववर्ती राज्य को बाद में 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया। जब मामला आखिरी बार मार्च 2020 में सूचीबद्ध किया गया था, तो कुछ याचिकाकर्ताओं द्वारा संदर्भ की मांग के बावजूद सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने याचिकाओं को बेंच और 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ को नहीं भेजने का फैसला किया था। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 370 की व्याख्या से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसले प्रेमनाथ कौल बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य और संपत प्रकाश बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य विरोधाभासी थे। इस मामले की सुनवाई करने वाली पिछली पीठ में से जस्टिस एन.वी. रमन्ना और जस्टिस सुभाष रेड्डी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस संजीव खन्ना नवीनतम पीठ के नए सदस्य हैं। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट। और उधर शिवसेना के उद्धव ठाकरे पार्टी के सांसद सुनील प्रभु ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले बागी विधायकों के खिलाफ लंबित अयोग्यता याचिकाओं पर शीघ्र निर्णय लेने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश देने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। अयोग्यता संबंधी याचिकाएं 1 साल से अधिक समय से लंबित हैं। 11 मई 2023 को शिवसेना में दरार से संबंधित मामले में संविधान पीठ के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह उद्धव ठाकरे सरकार की बहाली का आदेश नहीं दे सकता, क्योंकि ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट का सामना किए बिना इस्तीफा दे दिया था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करने से इनकार कर दिया और कहा कि वर्तमान मामले में ऐसी कोई असाधारण परिस्थितियां नहीं है जो अयोग्यता याचिका पर फैसला करने के लिए अदालत द्वारा क्षेत्राधिकार के प्रयोग की आवश्यकता हो। अदालत ने अयोग्यता याचिकाओं के निर्धारण का निर्णय स्पीकर को सौंप दिया था और कहा था कि स्पीकर को उचित अवधि के भीतर अयोग्यता पर निर्णय लेना चाहिए। विधायकों द्वारा ठाकरे के खिलाफ विद्रोह करने के बाद 23 जून 2022 को उद्धव ठाकरे द्वारा नियुक्त शिवसेना पार्टी सचेतक सुनील प्रभु द्वारा बागी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर की गई थी। अयोग्यता के नोटिस स्पीकर की अनुपस्थिति में डिप्टी स्पीकर नरहरि जिरवाल द्वारा जारी किए गए थे। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना था कि गोगावले शिंदे समूह द्वारा समर्थित को शिवसेना पार्टी के सचेतक के रूप में नियुक्त करने का स्पीकर का निर्णय अवैध था। पीठ ने कहा, यह मानने का मतलब है कि विधायक दल की विहिप नियुक्त करता है, इसका मतलब राजनीतिक दल के साथ नाता तोड़ना होगा। इसका मतलब है कि विधायकों का समूह राजनीतिक दल से अलग हो सकता है।
नियुक्त राजनीतिक दल 10वीं अनुसूची के लिए महत्वपूर्ण है। पीठ ने टिप्पणी की कि अध्यक्ष को 3 जुलाई 2022 को विधायक दल में 2 गुटों के उभरने की जानकारी थी, जब उन्होंने एक नया सचेतक नियुक्त किया। पटना हाईकोर्ट ने सृजन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी प्रणव कुमार घोष की जमानत याचिका खारिज हुई है। सृजन महिला विकास सहयोग समिति लिमिटेड के पूर्व सचिव घोष को 2021 में गिरफ्तार किया गया। ये अपराध सरकारी अधिकारियों, बैंक कर्मचारियों और SMVSSL के सदस्य पदाधिकारियों के बीच साजिश के तहत कथित धोखाधड़ी वाले हस्तांतरण और सरकारी धन की बड़ी रकम के दुरुपयोग से संबंधित है। जस्टिस मधुरेश प्रसाद ने कहा कि अदालत को यह मानने के लिए उचित आधार नहीं मिला है कि वह अपराध का दोषी नहीं है या जमानत पर रहते हुए उसके ऐसा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। याचिकाकर्ता के 1 करोड़ रुपए से कम राशि के कथित लाभार्थी होने के संबंध में सीनियर वकील की दलील को खारिज करते हुए अदालत ने कहा, वर्तमान मामला जो रिकॉर्ड से स्पष्ट है, इसमें कई करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित आरोप शामिल हैं। इसलिए याचिकाकर्ता को PMLA की धारा 45 के प्रावधान से कोई लाभ नहीं मिल सकता है। अभियोजन पक्ष के अनुसार इस दावे का समर्थन करने वाला कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है और लोन सीधे बिल्डर को जमा नहीं किया गया। जांच में कथित तौर पर 2003 से 2004 तक SMVSSL के खातों की ऑडिटिंग और 2007-2008 तक संगठन को कर परामर्श सेवाएं प्रदान करने में घोष की संलिप्तता का भी पता चला। जमानत पर सुनवाई के दौरान घोष की ओर से बहस कर रहे सीनियर वकील YV गिरी ने तर्क दिया कि विचाराधीन लेन देन वैध है और SMVSSL और मनोरमा देवी के लिए लेखा परीक्षक और टैक्स एडवाइजर के रूप में उनकी पेशेवर सेवाओं से संबंधित है। इसके अलावा यह प्रस्तुत किया गया कि मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों में शामिल राशि 1 करोड़ से कम है, जिससे PMLA की धारा 45/1 के प्रावधानों के तहत जमानत पर विचार किया जाना आवश्यक हो गया। ASG सिंह ने कहा कि घोष अक्सर मनोरमा देवी से उनके आवास पर मिलते थे और अन्य व्यक्तियों के माध्यम से अपराध की आय को बढ़ावा देते हुए SMVSSL के मामलों को प्रभावी ढंग से प्रभावित करते थे। उधर एर्नाकुलम में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने सोमवार को कतर एयरवेज को केरल हाई कोर्ट के जज बेचू कुरियन थॉमस को ओवर बुकिंग के कारण आवश्यक बोर्डिंग पास होने के बावजूद उड़ान में चढ़ने से रोकने पर 7,50,000 का जुर्माना लगाया है। आयोग में शामिल अध्यक्ष DB बीनू और सदस्य V रामचंद्रन और श्रीविद्या TN ने वर्ष 2018 में एयरलाइन कंपनी की ओर से सेवा में कमी का आरोप लगाने वाली जस्टिस थॉमस की शिकायत पर यह आदेश पारित किया। जस्टिस थॉमस, जो उस समय एक वरिष्ठ वकील थे, ने कहा कि उन्होंने अपने दोस्तों के साथ स्कॉटलैंड की यात्रा के लिए कतर एयरवेज से पहले ही टिकट बुक कर लिया था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि वह कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंच गए और वहां से दोहा और दोहा से एडिनबर्ग की यात्रा के लिए 2 क्षेत्रों के लिए बोर्डिंग पास प्राप्त कर लिए थे। हालांकि शिकायतकर्ता का मामला यह है कि एडिनबर्ग के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट से दोहा पहुंचने पर फ्लाइट के लिए बोर्डिंग पास होने के बावजूद ओवर बुकिंग के कारण उसे विमान में चढ़ने की अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि एयरलाइन स्टाफ ने दावा किया कि बोर्डिंग से इनकार करना एक सामान्य बात है और उन्हें एक रात के लिए आवास और अगले दिन के लिए एक उड़ान की पेशकश की, जिससे शिकायतकर्ता को असुविधा और कठिनाई हुई। यह तर्क दिया गया कि शिकायतकर्ता ने एयरलाइन कंपनी से अनुरोध किया था कि ओवर बुकिंग के मामलों में अंतिम आओ पहले जाओ के सिद्धांत को अपनाया जाना चाहिए और वह उतारने वाला व्यक्ति नहीं था, क्योंकि उसने 4 महीने पहले टिकट बुक किया हुआ था।
उधर रांची एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी को सशरीर उपस्थित होने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। आज मंगलवार को न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी के कोर्ट ने सुनवाई के बाद निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी। इसके साथ ही अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर भी रोक लगा दी। अब राहुल गांधी से जुड़े मामले की सुनवाई 16 अगस्त को होगी। झारखंड हाईकोर्ट के इस आदेश से राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। अब उन्हें रांची सिविल कोर्ट में सशरीर हाजिरी नहीं लगानी पड़ेगी। राहुल गांधी की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता पीयूष चित्रेश और दीपांकर रॉय ने पक्ष रखा। बता दें कि रांची के रहने वाले प्रदीप मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मोदी सरनेम पर टिप्पणी को लेकर मानहानि का केस किया, जिस पर रांची एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही है। राहुल गांधी ने सीआरपीसी की धारा 205 के तहत सशरीर पेशी से छूट मांगी थी, जो खारिज हो चुकी है। राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव 2019 के प्रचार के दौरान रांची के मोहराबादी मैदान में कांग्रेस की सभा में नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी, ललित मोदी का नाम लेने के साथ ही कहा था कि जिनके नाम के आगे मोदी हैं वो सभी चोर हैं। इस कथित आपत्तिजनक टिप्पणी पर अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने रांची सिविल कोर्ट में शिकायत बाद दर्ज कराया है। Today the case was taken up. We have challenged the order by which my petition under 205 for dispensation of personal appearance was dismissed by the Special Court of MP MLA. We have preferred a writ petition against that order. This honourable court, presided over Honourable Mr. Justice Sanjay Kumar Dwivedi, heard the said petition and stated that let the notice be issued. In the meantime, the Pradeep Modi, who was a practicing lawyer of this court, accepted notice on his behalf and taken 2 weeks' time for file a reply to the said petition. In the meantime, an order of no coercive steps has been passed in the favour of the petitioner Rahul Gandhi, and the matter has been posted on 16th August for next hearing. और उधर मद्रास उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने इस सवाल पर खंडित निर्णय दिया कि क्या वह तमिलनाडु के मंत्री बी सेंथिल बालाजी की रिहाई का आदेश दे सकती है, जिन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। इस मामले की सुनवाई अब हाईकोर्ट की बड़ी बेंच करेगी। जस्टिस निशा बानो और डी भरत चक्रवर्ती ने आज खंडित फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति निशा बानो ने निष्कर्ष निकाला कि बालाजी की रिहाई के लिए दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका विचार योग्य है और इसे अनुमति दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा, ईडी को पुलिस हिरासत दिलाने का काम नहीं सौंपा गया है। हालांकि न्यायमूर्ति डी भरत चक्रवर्ती ने कहा कि वह न्यायमूर्ति बानो की राय से सहमत नहीं है। न्यायमूर्ति चक्रवर्ती ने सवाल किया कि क्या रिमांड आदेश के बाद बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका कायम रखी जा सकती है। उन्होंने कहा कि यह दिखाने के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया कि बालाजी की रिमांड अवैध थी। ऐसे में उन्होंने माना कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज किए जाने योग्य है। तमिलनाडु के मंत्री बी सेंथिल बालाजी की पत्नी एस मेगाला ने ईडी द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंत्री की गिरफ्तारी के खिलाफ 14 जून को अदालत के समक्ष बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी। मामले में पेश होते हुए वरिष्ठ वकील एनआर एलंगो ने तर्क दिया था कि बालाजी की गिरफ्तारी बिना पूर्व सूचना के की गई थी और अवैध थी। मामले में ईडी द्वारा पूछताछ के बाद मंत्री को पिछले महीने गिरफ्तार किया गया था। आरोप उस समय के हैं जब वो 2011 से 2015 तक AIADMK सरकार के दौरान परिवहन मंत्री थे। यह कदम तब उठाया गया जब सुप्रीम कोर्ट ने 16 मई को पारित एक फैसले में ईडी को बालाजी के खिलाफ अपनी जांच जारी रखने की अनुमति दे दी। उक्त फैसले के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश को भी पलट दिया जिसमें राज्य पुलिस को कैश फॉर जॉब घोटाला मामले में नई जांच करने का निर्देश दिया गया था।
और अब आइए हम आपको रिट के बारे में जानकारी देंगे, खास तौर पर बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट पर, जिसका संदर्भ बालाजी के केस में भी लिया गया था। किसी भी देश के नागरिकों के लिए स्वतंत्रता मुख्य आधार है। यह स्वतंत्रता नागरिकों को कई अधिकार प्रदान करती है। इन्हीं अधिकारों में मौलिक अधिकार प्रमुख हैं। मौलिक अधिकार का संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। संविधान ने न्यायालय को कुछ विशेष शक्तियां प्रदान की हैं, जिसके आधार पर वह किसी को भी कार्य करने पर रोक लगा सकता है, कार्य करने का आदेश दे सकता है। इसे रिट कहा जाता है। इंडिया लीगल की वेब रिपोर्टर आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट पर ज्यादा जानकारी देंगे। आप सभी ने सुना होगा कि कोर्ट केस में हम एक हिरार्की फॉलो करते हैं, लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट की तरफ जाते हैं। बट व्हाट इफ मैं आपको बताऊं आप डायरेक्टली हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जी हाँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे पास में 5 रिट्स हैं: हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्शियोरी, को वारंटो, प्रोहिबिशन। आर्टिकल 32 से सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 से हाई कोर्ट हम जा सकते हैं। अब आज हम बात करते हैं हेबियस कॉर्पस की। हेबियस कॉर्पस का इंग्लिश में मतलब होता है टू हैव द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके भाई ने आपको एक कमरे में बंद कर दिया है, किसी पुलिस ऑफिसर ने आपको कस्टडी में रखा है और दोनों ही आपको रीजन नहीं बता रहे हैं कि ऐसा क्यों। तो इस केस में आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। आपका अगला सवाल होगा कि हम तो कमरे में बंद हैं, हम तो कस्टडी में हैं, तो हम उनको कैसे अप्रोच करें? द आंसर इज आपके बिहाफ पे कोई और भी वहां तक जा सकता है। जब कोर्ट के पास आपकी बात पहुंचेगी तो वो पूछेगा क्या आपके डिटेंशन के वैलिड ग्राउंड्स हैं। इन केस आपके वैलिड ग्राउंड्स नहीं पता चलते हैं, डिटेंशन को उसी वक्त खत्म कर दिया जाएगा, आपको रिलीज कर दिया जाएगा। आपकी पर्सनल लिबर्टी अनलॉफुल तरीके से किसी को भी राइट नहीं है बंद करने की। कोर्ट से जुड़ी हुई खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.